हेलो एवरीवन, आज हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में हम जीएमआई एमबीए में क्वांट्स के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं, मींस जो क्वांट्स के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम करेंगे इस सीरीज के अंदर। सो आज की इस वीडियो में हम 2025 में जो क्वांट्स के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो हम सारे के सारे अपनी इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सो अब जैसे कि हमारा 2025 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, हमारी फर्स्ट स्क्रीन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपना। क्या कहता है हमारा, अरुण प्रेजेंट एज इन इयर्स इज 40% ऑफ वरुण एज। मतलब कि अरुण की जो प्रेजेंट एज है वो 40% है किसके, वरुण की एज के। सो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, अरुण की जो एज है, अरुण एज इज इक्वल टू है किसके, 40% ऑफ वरुण एज। ये हमारा किसका परसेंटेज का क्वेश्चन है, सही है। इन अनोदर फ्यू इयर्स, मतलब कुछ सालों बाद अरुण की जो एज है विल बी हाफ ऑफ वरुण एज हो गई है। कुछ सालों के बाद अरुण की एज कितनी हो गई है, हाफ हो गई है किससे, वरुण की एज से। सो एंड बाय व्हाट परसेंटेज विल द वरुण एज विल इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो देखो हमें शुरुआत में हमें एज का देख के परसेंटेज में, और लास्ट में क्या पूछा है मुझसे, लास्ट में भी क्या पूछा है मुझसे, बाय व्हाट परसेंटेज, मींस मुझसे क्वेश्चंस का हमें पूछा है परसेंटेज में ही। सो मैं यहाँ पर क्या सपोज कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं तो क्योंकि मुझे परसेंटेज में ही बताना है तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू भी सपोज कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे जब, और मैंने आपको बताया था जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हमें आसानी पड़ती है क्या, हम सपोज का ऐसा करें 100 सपोज करें अपना। सो वरुण की एज अगर मैं सपोज करता हूँ, वरुण की एज जो है, वरुण की एज कितनी, 100 है। सो अरुण की एज, जो अरुण की प्रेजेंट मतलब इस टाइम पे प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी, इसका 40%, 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। सो अरुण की एज कितनी हो गई मेरी, 40 इयर्स, सही है। अब इन्होंने यहाँ पर दिया है कि अरुण की एज कुछ सालों बाद, मतलब कुछ सालों बाद मतलब इनके मतलब यहाँ पर भी कुछ जुड़ा होगा और यहाँ पर भी कुछ जुड़ा होगा। सो अरुण की एज कितनी है, 40 इयर्स, सही है। 40 प्लस कुछ सालों बाद, मतलब अरुण की एज में कुछ साल बड़े होंगे और वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ वरुण एज। वरुण की एज कितनी है, 100 और जो जितने साल यहाँ पर बड़े हैं इतने ही साल यहाँ पर भी बड़े होंगे, सही है। इतने ही साल, जितने साल यहाँ पर बड़े हैं, जैसे कि अगर आप सपोज करिए ये फ्यू इयर्स क्या है मेरे, मतलब कि अनदर फ्यू इयर्स, मतलब अगर 5 साल बड़े हैं, सो 5 साल बाद जो अरुण की एज है वो 50 कितनी हो जाएगी, 45, तो वरुण की एज भी तो 105 हो जाएगी ना, सही है। सो अगर यहाँ पर कुछ सालों बाद, एक ईयर बाद, तो यहाँ पर भी एक ईयर इसके में ज्वाइन हो जाएंगे, सही है। अब ये हो जाएगा हाफ हो जाएगी। सो मैं यहाँ से देखो मेरी इक्वेशन बनेगी, अब मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितने साल बड़े यहाँ से मेरा ये पता चल जाएगा वरुण की एज में। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, 80 प्लस 2x, सही है, और इक्वल टू क्या होगा, 100 प्लस x, सही है। मैं 100 को इधर लिया, वो 80 को इधर ले आता हूँ और x को इधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x में से x माइनस होंगे तो x, और 100 में से 80 माइनस करेंगे तो 20। मीन्स क्या हुआ कि 20 साल बाद, मतलब 20 साल बाद अरुण की एज जो है कितनी हो जाएगी, 20 साल बाद अब वरुण की मतलब 50 हाफ हो जाएगी किसकी, वरुण की एज के, सही है। हाँ 20 साल बाद। सो इन्होंने क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंट बाय वरुण, किसकी, वरुण की एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो वरुण की एज कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है, वरुण की कितनी है परसेंट, मतलब कितनी एज है, 100, और तो 20 साल बाद कितनी हो जाएगी वरुण की एज, 20 साल बाद कितनी हो जाएगी, 120 ईयर्स हो जाएगी ना। सो 120 हो जाएगी, तो इस पीरियड में वो कितना परसेंट बढ़ गया है, 100 से कोई चीज 120 हो गई है तो वो कितनी बढ़ी है, 20 बढ़ी है ना। सो ये कितने परसेंटेज बढ़ी है, अगर कोई चीज 100 से 120 हो जाए तो वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, 20% इंक्रीज हुई है, सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सही है हमारा। अब इसके बाद ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा 20%। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं अपना। सो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट इक्वेशन में क्या गिवन है, हमारी x की सारी वैल्यूज किसमें, x वेरिएबल में गिवन है। सेकंड इक्वेशन मतलब सेकंड पार्ट में हमारे क्या गिवन है, सारे के सारे वेरिएबल हमें y के पार्ट में गिवन है। सो और ऑप्शन गिवन है हमें x ग्रेटर देन y है या x हमसे, इनके मींस इन दोनों इक्वेशंस के बीच में रिलेशन पूछा है। सो अब पहले हम जैसे फर्स्ट पार्ट लेते हैं, मतलब हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को लेते हैं x वाले को, कैसे हमारा क्या है, हमारा 12x² प्लस 11x प्लस 12 इक्वल टू 10x² प्लस 22x,
सही है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये यहाँ पर जो 10x है इधर माइनस में ले आऊँगा, मीन्स इधर को एक्स स्क्वायर की जगह पर दोनों एक्स स्क्वायर साथ में ले आऊँगा और ये वाली वैल्यू ये भी इधर माइनस में ले आऊँगा। तो यहाँ पर क्या होगा 12x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, सही है, प्लस 11x और मैं यहाँ पर जो 120 वो 22x है इधर, ये यहाँ पर इसे भी साइड लाकर ये क्या हो जाएगा माइनस के 22x प्लस के 12 इक्वल टू 0। सही है, यहाँ पर फिर हमारा 0 बच गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या क्या बचता है हमारा, यहाँ पर क्या बचेगा 12 में से 10 जाएगा 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 22x में से 11x माइनस होगा तो कितना बचेगा मेरा 11x, माइनस का साइन क्योंकि माइनस बड़ा है, सो माइनस 11x प्लस के 12 इक्वल टू 0। सही है। अब जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको समझाया था, इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम, जो हमारी ए और सी है लास्ट, जो ए और सी को दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे कितना लाना है, मतलब मुझे कोई नंबर दो ऐसे चूज करने हैं जो क्या हो मेरे प्रोडक्ट करके कितना है उनका, प्रोडक्ट करके क्या है 12 टू जो 24, मतलब कोई नंबर ऐसा हो जो जिसके प्रोडक्ट करके तो 24 आए और क्या करके देखो बीच में क्या है साइन प्लस का, सो उनमें दोनों को सम करके क्या है मेरा 11। सही है। ऐसे कौन से दो नंबर ऐसे कौन से है मेरे, देखो ऐसे कौन सा नंबर है 8 3 जा 12। अब देखो तो 8 3 जा मतलब 8 और 3 को प्लस करूंगा मैं तो 11 आएंगे और 8 3 अगर 8 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 होंगे प्रोडक्ट करके। सो मैं यहीं पे इन्हें लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 3x, ये ब्रैकेट में लिख रहे हैं मैंने प्लस x इक्वल प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसे हम सोल्व करेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 3x प्लस के 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, मैं यहाँ से मैं ले लेता 2x कॉमन, तो 2x अंदर क्या बचता है मेरा x और यहाँ पर क्या बचेगा मेरा 4x माइनस 4। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर क्या कॉमन लूंगा मैं, यहाँ पर मुझे अंदर क्या चाहिए बीच में x माइनस 4 और यहाँ पे क्या है मेरा प्लस, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा मैं अपना माइनस के 3 कॉमन ले लूंगा। इन दोनों में से क्या बचेगा अंदर x माइनस के 4 इक्वल टू 0। सो एक वैल्यू आ जाएगी मेरी x माइनस के 4 और दूसरी वैल्यू होगी मेरी 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। सो x की कौन सी वैल्यू बनी मेरी, x की एक वैल्यू है तो मेरी 4 है और दूसरी वैल्यू क्या है मेरी 3/2 है। सही है। x की कौन सी x एक वैल्यू तो मेरी 4 है और एक वैल्यू मेरी 3/2 है। अब ये क्या है मेरा इक्वेशन मेरा फर्स्ट पार्ट से सोल्व करके आया है। अब मैं सेकंड पार्ट को सोल्व करके लाऊंगा। सो मैं देखो यहाँ पर x की खाली यहाँ पर x की वैल्यू लिख लेता है मैं, x की वैल्यू क्या आई है मेरी सोल्व करके 4 और 3/2। सही है। और इसे सबको मैं रफ कर देता हूँ, इसके बाद में अपना इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं हम इक्वेशन का, इस क्वेश्चंस का अपने। तो सेकंड पार्ट में हमारी सेकंड इक्वेशंस क्या कहती है, मतलब सेकंड पार्ट में y की वैल्यूज में, सो y की वैल्यू क्या है 13y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 3 इक्वल टू 9y स्क्वायर माइनस के 10y। सही है। अब मैं यहाँ से देखो, अब यहाँ से इसे यहाँ पर ये एक दोनों को एक साइड ले आता हूँ, क्यों, जाके मुझे इक्वेशन सोल्व हो जाए। अब इसे कैसे, सो इधर ये 13y स्क्वायर माइनस के प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा माइनस 9y स्क्वायर और यहाँ पर क्या है माइनस के 18y और इधर ये यहाँ से इधर प्लस में आ जाएगा, ये क्योंकि ये प्लस का है, ये सॉरी माइनस का है, तो इधर जाकर मेरा दूसरी साइड आकर मेरा प्लस का हो जाएगा प्लस के 10y ये प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या क्या बचा मेरा 4y स्क्वायर, 13 में से 9 जाएंगे 4 बचेंगे और 18 में से 10 माइनस करेंगे तो हम 8 बचेंगे, 8y प्लस के 3 इक्वल टू 0। सही है। अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या चाहिए मुझे, प्रोडक्ट करके मेरा दो नंबर का प्रोडक्ट करके क्या है मेरा 4 3 जा 12, तो प्रोडक्ट करके तो है मेरा 12 और सम करके क्या आना चाहिए मेरा, सम करके सॉरी हाँ बीच में यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है सम है, यहाँ पर क्या है बीच में मेरा साइन, अगर इस साइड हमारा जो प्रोडक्ट सम और माइनस का जो डिसाइड होता है वो इस वाले साइन से होता है। सही है, ये जो साइन होता है, अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको इन दो नंबर को माइनस करके यहाँ पर वो जो लेकर आना होगा। सो अब मुझे क्या लेकर आना है, सम करके क्या लेकर आना है 8। सो ऐसा कौन सा दो नंबर है जो प्रोडक्ट करके तो 12 आए और सम करके क्या है मेरा 8 आए। सो ऐसा कौन सा है मेरा 6 और 2 है, तो 4y स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 y प्लस 3 इक्वल टू 0।
सही है। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर इनके ब्रैकेट खोलेंगे अंदर का, ये माइनस के अंदर, तो माइनस वाई माइनस 6y माइनस के 2y प्लस के 3 इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, मैं यहाँ पर इन दोनों में से मैं 2y कॉमन ले लेता हूँ। अब 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2y माइनस 3। सही है। अब यहाँ पर क्या कॉमन होंगे, देखो ये तो सारे के सारी वैल्यू यही है, यो बस एक बीच में प्लस का साइन है, सो मैं बीच में क्या ले लेता हूँ, माइनस के 1 कॉमन ले लूंगा, और क्या बचेगा मेरे 2y माइनस के 3 इक्वल टू 0। सो y क्या है मेरी 2y माइनस 3, और एक वैल्यू क्या है 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू क्या आई है मेरी, y की वैल्यू आएगी एक 1/2 और एक आई है मेरी 3/2। सही है। y की वैल्यू कौन कौन सी है, देखो मेरी, अब y यहाँ पर हम y की वैल्यू 1/2 और 3/2। सो देखो यहाँ पर इससे अब मुझे क्या पता चलता है, देखो x और y क्या है, एक बार तो इक्वल तो हो सकते हैं, क्योंकि इसका रेशियो, इसकी जो एक पार्ट है, मतलब इसका जो एक रूट है 3/2 है और इसका भी एक रूट 3/2 है। सो x और y इक्वल तो हो सकते हैं। सो इक्वल होंगे तो मैं जिसमें मेरा इक्वल टू साइन नहीं है वो मैं साइन वो अपना ऑप्शन रिमूव कर देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में रिमूव कर दिया, और इसमें अब इसके बाद हम देखेंगे कि मुझे x बड़ा है या y बड़ा है। अब x या y बड़ा देखने के लिए क्या देखेंगे, देखो अगले रूट्स पे आते हैं हम। अगले रूट्स क्या है हमारा, एक तो हमारा हाफ है और एक हमारा 4 है। सो कौन सा बड़ा होगा, x हमारा बड़ा होगा और y हमारा छोटा होगा। सो कौन सा ऑप्शन में ये x हमारा बड़ा है y हमारा छोटा है, तो हमारा 20 का आंसर हो जाएगा। कौन से में, जब हमारा x, ये हमारी इक्वेशन कब सेटिस्फाई करेंगी, कब, जब हमारा x जो ग्रेटर देन होगा y से। सही है। ये हमारा यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हो, सपोज करते हैं हम, आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपना। तो मैं सो गाइस अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो इस क्वेश्चन में हमारा, ये भी हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरह है। सो इसमें हम जैसा अपना फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे, फिर हम ना सेकंड पार्ट चेक करेंगे। यहाँ पर x की और y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम इसमें रिलेशन चेक करेंगे। सही है। सो हम पार्ट 1 ले लेते हैं पहले अपना। पार्ट 1 में क्या है हमारा, पार्ट 1 में 2 2 5। सही है। ये हमारा रूट के अंदर है 1225, और x जो है हमारा बाहर है, किससे, रूट से, प्लस हमारा अंडर रूट वो स्क्वायर रूट किसका 4900 का। सही है। इक्वल टू 0। सही है। अब आप ये चेक करेंगे, ये काय का हमारा स्क्वायर रूट है, आपको ये याद, वैसे थोड़े याद होने चाहिए, जब हमारा ये काय का स्क्वायर रूट है हमारा 35 का स्क्वायर है हमारा, ये काय का स्क्वायर है हमारा 35 का स्क्वायर रूट है। सही है। और ये 35 का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस, और हमारा 49 की स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 70 का स्क्वायर है ये। सही है। 70 का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट। सही है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर जो इसका रूट है ये रूट हटा दूंगा, किससे, तो हमारा स्क्वायर से हमारा रूट हट जाते हैं, क्या बचेगा अंदर 35x प्लस 70। सही है। इक्वल टू 0। सही है। आगे आ गया होगा समझ में। अब यहाँ से मैं ये इधर को 70 को प्लस से इधर माइनस में लेके जाऊंगा। सो 35x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 70। अब 35 से 70 को रिमूव करेंगे तो हम क्या बचेंगे, 35 से यहाँ पर एक 70 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 2। सही है। x की वैल्यू क्या आ गई है मेरी, माइनस के 2। अब हम सेकंड पार्ट अपना सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं हम। क्या है हमारा 31 की पावर 1/4 y प्लस 3 की पावर कितनी है हमारी 1/3 का इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब ये हमारा y के ऊपर है। सो अब यहाँ पर ये क्या है हमारा 31 किसकी फोर्थ पावर होती है, फोर्थ पावर जो 81 होती है, 81 किसकी फोर्थ पावर होती है हमारी, जैसा आप चेक करेंगे ये होता है हमारा 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 क्या होती है हमारी 81 होती है। सही है। 81 मल्टीप्लाई 1/4 ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, 4/4 इक्वल इनटू y प्लस ये 3/3 43 किसका रूट होता है, ये होता है हमारा 7 का क्यूब। सही है। ये 7 का क्यूब, और जो बाहर ब्रैकेट है हमारा मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू 0। सही है। तो यहाँ पर 4 से 4 रिमूव हो जाएगा, 3 से 3 रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा मेरा 3y प्लस 4 प्लस 7 इक्वल टू 0। सही है। यही बचेगा ना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा मेरा 3y इक्वल टू, यहाँ पे प्लस से इधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, माइनस के 7
माइनस के 7 और y इक्वल टू माइनस के 7/3। सही है। सो माइनस के 7/3 का इसका इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस के 2.3333। सही है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, हमारी यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है माइनस के 2.333 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है मेरी माइनस के 2। सो देखो इक्वल तो नहीं है क्योंकि a की वैल्यू आ रही है और ये इक्वल है नहीं। सो जो इक्वल वाले ऑप्शन है पहले मैं वो रिमूव कर देता हूँ अपने। सही है। अब यहाँ पे चेक करूंगा इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों में से बड़े कौन सा है। देखो अब जितनी बड़ी माइनस की वैल्यू, जितना जैसे कि आप सपोज करेंगे अगर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो, ये क्वेश्चन बस ये इजी क्वेश्चन था इसीलिए इसको ज्यादातर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया रहा है इसका यहीं भी कंफ्यूजिंग पार्ट है। देखो कैसे 0 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4। सो हम जितना इधर को जाते रहते हैं हमारी जितनी माइनस की वैल्यू बढ़ती रहती है उतनी वैल्यू क्या होती रहती है, छोटी होती रहती है। सही है। जैसे हम इधर से जैसे माइनस के 1 माइनस के 2 से बड़ा कौन है, माइनस के 1 बड़ा है और माइनस के 2 से बड़ा कौन है, माइनस के 3 जो होगा माइनस के 3 छोटा होगा किससे, माइनस के 2 से। माइनस के 2 बेना बड़ा होगा माइनस 3 से। सो यहाँ पर बड़ा कौन होगा मेरा, यहाँ पर देखो बड़ा कौन होगा मेरा, क्योंकि माइनस की वैल्यू जितनी छोटी होती है उतना ही वो बड़ा होता है। सो यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है और x की वैल्यू छोटी है, तो इसमें क्या होगा मेरा, x इज ग्रेटर देन y। ये कौन सा ऑप्शन में मेरा ए इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरा ए। सही है। सो अब यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता। अब मेरे रफ करके अपना फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं। सो गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 3 पॉजिटिव इंटीजर x y z आर इन AP। किसमें है, हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है हमारा ये, जिसमें x y z आर इन AP में है हमारे। सो AP में इफ x y माइनस x इक्वल टू क्या है मेरा, ग्रेटर देन होना चाहिए 2 से, एंड x y z इक्वल है मेरा 5x प्लस y प्लस z के, देन मुझे पूछा क्या है, z माइनस x किसके इक्वल होगा। सो आप देखो यहाँ पर कोई वैल्यू तो मुझे गिवन नहीं है, क्या मैं सपोज करूँ। सो जैसे हमने AP में आपको मैंने समझाया था, कभी भी जब मुझे 3 वैल्यू गिवन हो, किसके, जब मुझे 3 वैल्यू सपोज करनी हो AP में, सो हम कौन कौन सी सपोज करते हैं, जैसे कि x यहाँ पर हमारा x है, y है और z है। जब हम AP में 3 वैल्यू सपोज करते हैं, सो कौन कौन सी कैसे करते हैं हम, a माइनस के d, a और a प्लस d। सही है। ये मैंने आपको जब AP पढ़ाया तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा था। सही है। अब इसके बाद क्या है, तो मैंने x की वैल्यू क्या सपोज करी है, a माइनस डी, y की वैल्यू a और z की वैल्यू a प्लस d। सही है। अब इन्होंने कहा है कि y माइनस x जो हो वो क्या हो, 2 से ज्यादा हो। सो पहले हम अपनी इक्वेशन 1 से चलते हैं, y माइनस x जो हो मेरा ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। सो y की वैल्यू क्या ली है मैंने, y की वैल्यू मेरी a है और x की वैल्यू क्या है, माइनस x की वैल्यू क्या है, a माइनस के d, ग्रेटर देन किससे, 2 से। सो यहाँ से देखेंगे आप a माइनस a प्लस के, ये अंदर जब हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा d प्लस के ग्रेटर देन 2 से। सो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो d जो होना चाहिए मेरा 2 से बड़ा हो। सही है। यहां से हमारी एक इक्वेशन बन गई कि क्या, कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस हमेशा 2 से ग्रेटर देन हो। अब ये तो यहां से तो आ गई हमारी ये वाली। अब इसके बाद जो हमें सेकंड ऑप्शन मतलब सेकंड लाइन की बिना अब हम उस पर अप्लाई करते हैं। केस क्या है हमारी, x y z इक्वल टू है किसके, 5x प्लस y प्लस z के। सही है। सो मैं x y z की अपनी सारी वैल्यू लिख लेता हूँ। x की वैल्यू क्या है मेरी, a माइनस के d। सही है। और y की वैल्यू क्या है, a, और z की वैल्यू क्या है, a प्लस के d। सही है। इक्वल टू किसके इक्वल है मेरा, 5 x की वैल्यू क्या है, a माइनस के d प्लस y की वैल्यू a प्लस a माइनस के d। सही है। सो अब यहाँ पर जो हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर लेंगे हम। क्या कैंसिल हो रहा है, देखो a प्लस के d, सॉरी a, यहाँ पर z क्या है मेरा, a प्लस d, तो d से d कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ पर क्या बचा मेरा, ये 5 और ये a 1a प्लस 2 प्लस 3, तो इंटू 3a। सही है। अब यहाँ पर क्या बचा है मेरा, देखो a से, अब यहाँ पर क्या बचा है मेरा, a तो मैं ऐसे ही रख लेता, और यहाँ पर क्या बचा है मेरा x, ये क्या होगा, जब मेरा a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b की आइडेंटिटी क्या होती है मेरी, a स्क्वायर प्लस b, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर छोड़िए आप, a माइनस के d और a प्लस के d। सही है। अब यहाँ पर देखो जो a बचा है मेरा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। सो a प्लस के d और a माइनस के d किसके इक्वल होना चाहिए मेरा, 15 के।
सही है। अब मुझे कोई भी दो नंबर ऐसे ऐसे ढूंढने हैं जो मेरा किसके 15 के, जिन्हें प्लस करके देखो, जैसे दो नंबरों को प्लस करके क्या हो मेरा 15, तो 15 अब कैसे कैसे बन सकते हैं 15 का हमारा प्रोडक्ट दो दो नंबर के क्या क्या हो सकता है, एक क्या क्या होगा, एक तो 1 इंटू 15 हो सकते हैं, सही है, 2 से कैंसिल आउट होता नहीं, 3 इंटू 5 हो सकता है, 3 इंटू 5, और कोई पॉसिबिलिटी है 5 इसकी बनने की, या 5 इंटू 3 वो सॉरी, और 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 एक ही बात है। सो हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है हमारी 15 बनने की, या तो दो नंबरों को प्रोडक्ट करके 1 इंटू 15 हो सकता है और 3 इंटू 5 हो सकता है, सही है। सो जो छोटा नंबर होता है, छोटा नंबर क्या होता है, जो इसमें छोटा है वो भी इसमें, जो माइनस करके किसी नंबर को माइनस करके वो छोटा आएंगे, तो हम पहले वाला नंबर ले लेते हैं अपना 3 माइनस 5, 3 इंटू 5। सो किसी भी नंबर को, अब क्या इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मेरा 5 होगा और यहाँ पर इसका मतलब मेरा 3 होगा। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा 15 बना है। सो मेरा क्या मतलब है, मतलब a प्लस डी क्या हो मेरा 5 हो, और a माइनस डी क्या हो मेरा, a माइनस डी क्या हो मेरा 3 हो, सही है। तो इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर जब हम प्लस करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2a इक्वल टू 8, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 4, a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 4 आ जाएगी। जब a की वैल्यू 4 हो जाएगी तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी तो d, यहाँ से मैं आगे को d की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, सही है। तो d की वैल्यू क्या आएगी मेरी, देखो d की, जब मैं यहाँ पर a प्लस 5, a की वैल्यू 4 हो गई तो d की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 4, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 1, डी की वैल्यू 1 आ जाएगी। कौन से इक्वेशन में, जब मैं 5 इंटू 3 रख रहा हूं तो, सही है। ये आ रही है ना बात समझ में। अब जब यहाँ पर मैं 1 रख लिया, अब मुझे क्वेश्चन में कहा है कि क्या, कि डी जो है मेरा 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये वाला जो केस है, यहाँ ये वाला केस में रिमूव कर दूंगा, सही है। मेरा जो वैल्यू जो आई है मैं ये वाले कंडीशन में रिमूव कर दूंगा। तो इसके बाद कौन सी कंडीशन बची, इसके बाद तो मैं यहाँ पर ये रफ करता हूँ अब, तो इसके बाद कौन सी कंडीशन बची मेरी, कि मेरा क्या हो सकता है कि a प्लस डी मेरा 15 हो और a माइनस डी मेरा 1 हो, 15 1 जा 15 हो, सही है। सो अब यहाँ पर a प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया मेरा 15 और a माइनस डी इक्वल टू क्या हो गया मेरा 1। अब इन दोनों को प्लस करेंगे हम, इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो यहाँ पर माइनस प्लस से माइनस रिमूव हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 2a इक्वल टू 1 प्लस 15 16 हो जाएंगे, 2 से 16 को रिमूव करेंगे क्या हो जाएगा मेरा 8, तो a इक्वल टू कितना होएगा 8, सही है। a इक्वल टू कितना हो गया 8, और d इक्वल टू कितना आएगा, d कितना होएगा मेरा, d कितना आएगा, देखो यहाँ से a प्लस डी मेरा a प्लस डी कितना है मेरा, a प्लस डी कितना है मेरा 15, और a की वैल्यू 8 है, तो d की वैल्यू कितनी होगी, अब यहाँ से जो 8 इधर जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 7, डी की वैल्यू क्या आ गई मेरी 7। सो ये तो ये यहाँ पर भी ये कंडीशन, ये देखो 2 से तो बड़ा है, ये डी जो है 2 से बड़ा है मेरा, तो यहाँ पर ये मेरा ये वाला केस सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे क्या पता चला है, ए की वैल्यू क्या आई है मेरी, ए की वैल्यू क्या है मेरी 8, तो मैं यहाँ पर अपनी डायरेक्ट रख रहा हूँ, a की वैल्यू 8 है, और a तो मैंने a की वैल्यू ली थी 8, और यहाँ पर क्या लिया था मैंने a माइनस डी, 8 माइनस 7 करेंगे तो हम क्या बचेगा, 8 माइनस 7 करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। सो ये क्या आया मेरा यहाँ पर 1, और 8 प्लस 7 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, z की वैल्यू क्या आ गई मेरी 15, सही है। ये हमारी पूरी की पूरी AP बन गई। अब आप इसमें चेक कर लेंगे, ये हमारी पूरी तीनों AP है। अब मुझसे जो भी पूछा है मैं आराम से निकाल लूंगा। क्या पूछा है वैसे मुझसे, z माइनस एक्स। अब z माइनस एक्स क्या होगा मेरा, z क्या है मेरा 15 और x क्या है 1, तो 15 में से 1 रिमूव करेंगे तो हमारा आंसर 14 इसका आंसर हो जाएगा, सही है। z माइनस एक्स क्या होएगा मेरा, z माइनस एक्स 14 इसका आंसर होगा, सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लोगरिथम के ऊपर है, जैसे कि तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ log m बेस 4 प्लस log n बेस 4 इक्वल टू हो जाए किसके, log 2 बेस m प्लस n, वेयर m और n जो है हमारे पॉजिटिव रियल नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन मस्ट बी ट्रू। मीन्स जो हमारी यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी वैल्यूज या कौन सा नंबर हमारा बिल्कुल ट्रू होना ही होना चाहिए। सो अब ये हम जैसा अपनी इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, log m बेस 4 प्लस log n बेस 4 इक्वल टू log 2 बेस
log बेस 2 प्लस m प्लस n। सही है। अब यहाँ पर इसे कैसे सोल्व करते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत लोगरिथम में समझाया था क्या कि हमारे दोनों नंबर के अगर बेस सेम है और बीच में प्लस साइन गिवन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनका प्रोडक्ट कर दूं। कैसे? तो प्रोडक्ट क्या होगा मेरा, log बेस 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा m और जो भी दो उनका आर्ग्यूमेंट क्या है, m और n, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो क्या बचेगा m और n। सही है, ये हमारा इनका प्रोडक्ट करके आ गया है। अब इक्वल टू क्या बचेगा मेरा, log 2 बेस m प्लस वो log m प्लस n बेस 2। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को log को रिमूव करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए मुझे बेस सेम चाहिए। सही है। सो बेस सेम कैसे होगा, बेस सेम के लिए मैं देखो यहाँ पर क्या है मेरा log 2 है और यहाँ पर log 4 है। सो मैं log 2 को जो हूँ वो log 4 को जो हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। सही है, log 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। सो और इसके बाद जैसे मैंने लोगरिथम में समझाया था, जो हमारी पावर होती है, जो पावर को जब हम सामने मल्टीप्लाई में लाते हैं तो वो कायम आएगा हमारा रेसिप्रोकल में आता है। 2 की पावर 1/2 यहाँ पर क्या बच गया मेरा log m n बेस 2। सही है, इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा log m प्लस n बेस 2। सही है। अब यहाँ पर देखो log रिमूव करने के लिए मुझे ये मल्टीप्लाई, ये जो नंबर है ये मेरा मल्टीप्लाई में होना चाहिए। सो मल्टीप्लाई के लिए मैं इसे यहाँ पर डिवाइड में ले जाता हूँ। इसे ये जो नंबर है मेरा यहाँ से मैं इसे आगे मल्टीप्लाई में पहुँचा देते हैं, हम इसकी पावर बना देते हैं। पावर कैसे बनाएंगे हम, log m प्लस n की पावर 1/2 और यहाँ पर क्या जाएगा बेस 2 इक्वल टू log m प्लस n और बेस 2। सो log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर मेरा। अब वैल्यू क्या बचेगी मेरी, log वो m n की पावर 1/2 इक्वल टू m प्लस n। देखिए तो ये यहाँ पर ये वैल्यू आ गई मेरी। अब इन दोनों वैल्यू को, अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस में क्या है मेरा, ये इसका मतलब क्या होगा, log m प्लस, देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/m2 और अब यहाँ पर ये क्या होगा मेरा 1/m2 और यहाँ पर ये क्या होगा मेरा log 1/1/2 इक्वल टू m प्लस n। सही है। सो इसे क्या करता है, हमें यहाँ पर 1 छोड़ता हूँ और इसे नीचे डिवाइड में ले जाता है इन्हें सारी वैल्यूज को। सो m प्लस n ये यहाँ पर रिमूव करते हैं, मैं यहाँ पर रिमूव ही नहीं, इसे हम ऐसे लिखते ही नहीं है, सॉरी मैं यहाँ पर ले जाते हैं, हम इसे यहीं से डिवाइड में ले जाते हैं। इसे कैसे डिवाइड में ले जाएंगे वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 इक्वल टू m प्लस n अपॉन n की पावर 1/2। सही है, m n की पावर 1/2। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर मेरा, अब ये दोनों को मैं रिमूव अलग अलग लिख लेता हूँ, m की पावर 1 m और n की पावर 1/2 प्लस n और n की पावर 1/2। सही है, इक्वल टू क्या चल रहा है मेरा 1। अब यहाँ से जो m की पावर है इसे मैं ऊपर ले आऊंगा। सही है, तो देखो मैं यहाँ पर इसकी क्या क्या कैलकुलेशन बन सकती है और जो बनेंगे एंड में, अगर इनमें से कोई सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो हमारी क्या यहाँ पर ये इनमें से क्या बनकर आ रहा है फाइनल में मुझे इनमें से कुछ बना के लेकर आना है। अगर बनता है तो जैसे कि अब क्या बचा मेरा, देखो यहाँ पर m और n, तो मैं इस इक्वेशन को और क्या सेटिस्फाई कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो m की पावर है इसे मैं ऊपर ले जाऊँ। m की पावर जैसे यहाँ पर इसे मैं m की पावर 1/2 है और n की पावर 1/2 है। सही है, इसका मतलब यही है ना, क्योंकि मैंने कॉमन ले रखा है यहाँ पर। सो इसका भी मतलब क्या है, 1 की पावर n/2 है और n की पावर 1/2 है। सही है। सो मैं यहाँ पर m की पावर ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पर n की पावर ऊपर ले जाऊंगा, तो क्या बचेगा मेरा, ऊपर क्या बचेगा मेरा, देखो यहाँ पर जब 1 में से 1/2 माइनस हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा मेरा, m की पावर हाफ अपॉन n की पावर हाफ, नीचे क्या बचेगा मेरा, n की पावर हाफ। सही है, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा मेरा, यहाँ पर देखो n की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है और यहाँ से मेरा जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है तो माइनस होता है ऊपर। सो ऊपर क्या बचेगा, n की पावर हाफ अपॉन m की पावर हाफ। सही है, यही बचेगा ना। अब इसे और कुछ सेटिस्फाई कर सकते हैं हम, और कुछ लिख सकते हैं इसे। सही है, तो देखो यहाँ पर अब यहाँ पर ये कुछ मेरा ऐसा बन रहा है, जैसे आप सपोज करो m प्लस n प्लस m अंडर रूट में। सो ये कुछ इक्वेशन मेरे यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ गिवन है, या मैं m और n को इक्वल, देखो अगर मैं पहली वाली इक्वेशन चेक करता, पहली वाली इक्वेशन कहीं पर कुछ बन रही है या नहीं बन रही।
सही है। मैंने अभी तक जितने भी सोल्व करा, इस आगे को और कुछ सोल्व करूंगा, मैं आगे को सोल्व करूंगा तो मेरा जो मैंने सोल्व करा है यही बन जाएगा। सो मेरी फाइनल, अगर इससे आगे को मैं सोल्व कर भी नहीं सकता, ये इनमें से कुछ बन रहा है। देखो यहाँ पर ये चेक करता है तो मैं यहाँ पर इक्वल टू 1 तो आ ही नहीं रहा है, सही है। m प्लस n इक्वल टू 1 है ये, सही है। हाउ अंडर रूट m प्लस n और अंडर रूट m अपॉन n, सही है। तो m और n को इक्वल रख दूं मैं, m और n को इक्वल रख देंगे हम जैसे, तो m और n को इक्वल रख दिया मैंने, m और n प्लस m और n, ये दोनों को इक्वल रख देंगे तो अंडर रूट 1 कितना हो जाएगा ये इसके। अगर यहाँ पर जैसे मैं m और n को इक्वल रख दूं, m और n को इक्वल रख देंगे तो यहाँ पर एक दूसरे से रिमूव होकर 1 प्लस 1 कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और 2 मेरा 1 के इक्वल हो जाएगा नहीं, तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन में चेक करते हैं 1 अपॉन m और 1 अपॉन n इक्वल टू n होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू 2, तो ये तो मेरा यहाँ पे तो कहीं पे भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है, तो ये भी गलत नहीं होने का। सो यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नो वैल्यू ऑफ m और n सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, जो भी मुझे वैल्यू गिवन है इनमें से कोई सी भी वैल्यू मेरी m और n की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सो आंसर, इसका आंसर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, सही है। सो अब हमारा लोगरिथम का क्वेश्चन हो गया है। वैसे बस इसमें देखो, इसमें करना कुछ नहीं था, यहाँ पे मैंने इतना लंबाई से खींच के ले आया हूँ, वरना आप यहीं पर भी इसकी अगर ये सारी की सारी वैल्यू चेक करते इस जगह पर ही आकर, तो यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही थी इक्वेशन में मेरी। अब उसके बाद आपका इसका आंसर, क्योंकि जब आंसर हमारा नो वैल्यूज हो या नो हो तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया इसका कि अगर आपको यहाँ से यहाँ पर भी आप आके देखेंगे तो कहीं पे भी हमारी ना इक्वेशन ये वाली बन रही है, नहीं ये इक्वेशन बन रही है और ना ये बन रही है। सो इसका आंसर हमारा नो वैल्यू कैन सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 6 balls commence tolling together and toll at an interval of 2, 4, 6, 8, 10, 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times they toll together? Means अगर आप सपोज करिए जैसे कि आपके पास ये आप ये छोड़िए, आपके पास बेल है कोई सी, जैसे बेल कौन सी, बेल B1, B2, B3, B4, B5 और B6, मतलब आपके पास 6 बेल है। जैसे कि हमारी घंटी बजाने के लिए हमने एक 6 कंसेक्यूटिवली एक अपने टाइम पे रख रखी है ऐसे, और उसके बाद एक बेल को, इस वाली बेल को जो हूँ मैं क्या है हर 2 सेकंड में बजाता हूँ। इस वाली ये जो मेरी फर्स्ट बेल है इसे मैं मेरे जैसे मैं क्लॉक लगा दूँ, अपने टाइमर लगा दूँ, हर 2 सेकंड बाद बोलेगी है। और ये वाली सेकंड वाली बॉल जो है ये हमेशा 4 सेकंड बाद बोलेगी। और ये वाली जो बेल है मेरी थर्ड बेल है, ये 6 सेकंड बाद बोलेगी। मीन्स हर 6 सेकंड में, जो पहले फर्स्ट 6 सेकंड में, फिर अगले 6 सेकंड में बोलेगी, जैसे 6, 12, 18, 24 ऐसे बोलेगी है। और जो अगली वाली है, इससे अगली कौन सी मेरी 8, तो ये कितने पर, ये मैं हमेशा 8 सेकंड पे बोलेगी। मीन्स पहले 8 सेकंड पे बोली, फिर दोबारा 16 पर, फिर 24 पर, फिर 32 पर। मीन्स ये सारे इसी सेकंड में बोलेंगी। फिर इसके बाद आती मेरी 10। अब ये वाली बेल 5 जो है, बेल 5 मेरी हर 10 सेकंड में बोलती है। और मेरी बेल 6 जो है ये हमेशा कितने 12 सेकंड में बोलती है, सही है। सो मुझसे पूछा है क्या देखो ये सब की सब एक साथ कितने टाइम में बोलेंगी, सही है। 6 बेल कमेंस टुगेदर एट द इंटरवल ऑफ, जो हर सेकंड, मतलब ये हर सेकंड वो जो है बेल ये इस इंटरवल में बोल रही है, और ये सब एक साथ कौन से टाइम में कितने टाइम पे बोलेंगी। मीन्स ये सारी की सारी ये सारी जितनी भी बेल है, ये 6 की बेल है। अब ये कौन सा ऐसा टाइम होगा जिसपे 6 की 6 बोल है। ऐसा भी होगा ना, जैसे ये 2 पे बोल रही है, फिर ये 4, जैसे ये 2 पे बोल रही है, फिर 4 पे बोलेगी, 6 पे बोलेगी, 8 पे बोलेगी, ऐसे बोलेगी। ये 4 पे बोलेगी, 8 पे बोलेगी, फिर 12 पे बोलेगी। देखो जैसे यहाँ पर 4, 8, इसका 8 कॉमन है, इसमें भी 8 कॉमन है। ये जैसे यहाँ पे 4, अब यहाँ पर 6, 12 आ गया, यहाँ पर इसके भी साथ भी 12 आएगा, इसमें भी कहीं 12 आएगा। मीन्स ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन तीनों में बोलेंगी है, सही है। मीन्स सारी की सारी बेल एक साथ बोले। अब जब सारी की सारी बेल एक साथ बोलने के लिए, तो ऐसा ये नंबर निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में आपको जब एलसीएम समझाया था, किसी भी नंबर के अगर हमें कोई कॉमन फैक्टर निकालना हो, तो कॉमन मल्टीपल निकालना हो, तो कॉमन मल्टीपल के लिए हम क्या निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम, सही है। सो मैं इन सारे नंबर का क्या ले लेता हूं, एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम लेंगे कैसे, पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा,
यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। सही है। फिर मैं दोबारा 2 से डिवाइड करता हूँ, इसे पूरे के पूरे नंबर को जो बचे मेरे। सो यहाँ पर क्या बचते मेरा 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 3। सो अब देखो कोई यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी ये देखेंगे हम तो 2 से भी एक बार और रिमूव करेंगे इसे, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पर देखो ये 1, ये भी 1, ये तो मेरा 3 चलेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 3। सो अब मैं किसके 3 से डिवाइड करा देता हूँ, 3 से डिवाइड कराऊंगा तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी और यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 1। सो एंड में किससे 5 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। अब तो 5 से डिवाइड करूंगा मैं सारे के सारे नंबर, ये मेरे 1 1 1 हो जाएंगे। सो एलसीएम क्या होगा मेरा, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा मेरा, एलसीएम क्या होगा इन सारे नंबर का 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5 3 इंटू 5। सो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60 और 62 जा 120 सेकेंड। ये सारी बात हम देखो, सारी बात काय में कर रहे हैं सेकेंड में। मतलब कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हर कितने बार में, मीन्स ये क्या है 20 सेकेंड, मतलब 120 सेकेंड पर ये सारी की सारी बेल बोलेंगी। सही है। 120 सेकंड पे मतलब हर 2 मिनट बाद सारी की सारी बेल एक साथ बोलेंगी है। सही है। मीन्स पहले 2 मिनट पे जब 2 मिनट होंगे तो ये सारे के सारी बेल बोलेंगी, फिर अगले 2 मिनट में ये सारी की सारी बेल बोलेंगी, फिर अगले 2 मिनट में सारी की सारी बोल बोलेंगी। अब मुझसे पूछा है कि क्या इन 30 मिनट्स में हाउ मेनी टाइम्स दे डू टोल टुगेदर, तो वो कितने टाइम्स हर 30 मिनट्स में वो हमारे मतलब 30 मिनट्स में कितने टाइम बेल एक साथ बोलेंगी। जब वो एक बार शुरुआत में कितने सेकंड में बोल रही है, 120 सेकंड में। सही है। 120 सेकंड को मैं अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूं तो क्या होंगे मेरे 2 मिनट में, मीन्स 2 मिनट में 60 से डिवाइड कर दूंगा मैं इसे, मिनट से सेकंड से मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 2 मिनट में वो एक बार बोल रहे हैं। सो अब ये कितने 30 मिनट में कितनी बार बोलेंगी, तो 30 मिनट में बोलने के लिए वो कितनी बार बोलेंगी। देखो अब यहाँ पर मुझे 30 मिनट निकालने, तो 30 मिनट में कितने, अगर मैं डायरेक्ट डिवाइड करूंगा तो 15 और एक बार ये शुरू में बोली होंगी, है नहीं। तो यहाँ पे टोटल कैसे देखो 30, एक तो ये बोल रही है जैसे 2 मिनट बाद बोली, एक तो बिल्कुल शुरुआत में जब जीरो सारी की सारी बेल स्टार्ट हुई होंगी तो पहली बार में शुरुआत में बोल गई होंगी, मीन्स जैसे 0 पे है सब ये, तो 0 पे बोली होंगी सारी की सारी एक साथ, फिर उसके बाद ये 2 सेकंड में बोली, ये 6 सेकंड पे बोली, ये 8 पे बोली, ये 6 पे बोली, ऐसे बोली होंगी। सो इसके साथ जो मेरे टोटल नंबर है, टोटल नंबर के किसी भी नंबर के गैप निकालने के लिए क्या करते हैं हम 15 प्लस 1, तो ये 15 कितने टाइम सबसे बोली होंगी, मींस ये सब टुगेदर हाउ मेनी टाइम्स दे टोल्ड टुगेदर, तो वो कितने होंगे मेरे 16 टाइम्स। इसका आंसर 16 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। सही है। ये आपके समझ में आ गया होगा, मैंने वैसे काफी एक्सप्लेन कर दिया है इसका। सही है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एन इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाई 22%, मीन्स एक आर्टिकल की मैंने कॉस्ट जो है कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया है कितना 22% और लीड टू द वैल्यू ऑफ 61। सही है। सो मैंने अगर किसी आर्टिकल की 22% कॉस्ट बढ़ा दी है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई है 61 हो गई है। मीन्स इस टाइम पे वो जैसा कोई सी किसी भी मतलब 100 रुपए का आइटम था, अब मैंने उसमें 22% और बढ़ा दिया है। सो अब वो कितने का हो गया है 61 का, ये इसका मतलब था। सो व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मुझसे पूछिए। सही है। सो अब मेरा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मैं सपोज करता हूं क्या एक समान लेता हूं, लेट ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस भी ओरिजिनल सीपी बी एक्स। सही है। सो अब जब मैंने देखो कॉस्ट प्राइस में वो भी इंक्रीज में मैंने आपको जब क्या पढ़ा रहा था, मैंने सीपी और एसपी पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था किसी भी नंबर को जब इंक्रीज हो जाए, सो 1 प्लस कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 22%, 22 अपॉन 100 किससे इंक्रीज हुआ है ओरिजिनल वाले से, ओरिजिनल वाला क्या है मेरा एक्स, इक्वल टू कितना 22 इंक्रीज होने के बाद कितना कॉस्ट प्राइस हो गया है मेरा 61।
सही है, यही हुआ है ना। सो अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 122 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल टू 61। सो 112 को मैं अगर इससे रिमूव करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2। सही है, ये 61 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 122 होंगे। अब वो 2 को जब मैं इससे 100 से रिमूव करता तो यहाँ पर आ जाएगा 50। सो एक्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी मेरी, मतलब एक्स कितने रुपए का था, सो पहले सामान 50 रुपए का। सो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी मेरी 50 रुपीज, ये मेरा आंसर होगा। सही है, मीन्स व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 50 रुपीज, इसका आंसर होगा। सही है, सो पहले 50 रुपए का था, इसमें 22 रुपए बढ़ने के मतलब 22% ऑफ ओरिजिनल प्राइस कॉस्ट प्राइस बढ़ने के बाद इसकी अमाउंट हो गया मेरा 61। और तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मुझसे पूछा था, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मेरा 50 इसका आंसर है। सो इसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ABC is an equilateral triangle और साइड 6 सेंटीमीटर। मीन्स ABC एक हमारा क्या है, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड क्या है 6 सेंटीमीटर है। सही है, और मुझसे क्या पूछा है, शेडेड रीजन पूछा है। शेडेड रीजन ये क्या है हमारा, इसके बीच में एक सर्किल है। और तो अब पहले क्या निकालते हैं हम, पहले निकाल लेते हैं इस पूरे ट्रायंगल का फॉर्मूला को निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल क्या होता है मेरा, √3/4 साइड स्क्वायर। सही है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड क्या है मेरी 6 का स्क्वायर कितना होगा मेरा 6 इंटू 6 मतलब 36। सो 36 को अगर मैं 6 से रिमूव कर 4 से काटते हैं, मैं यहाँ पर 36 ही लिख लेता हूँ। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 6 को मैं जब 4 से रिमूव करता हूँ तो क्या बचेगा मेरा 9। सो मेरा एरिया कितना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है मेरा 9√3 का एक्स स्क्वायर। सही है, ये तो मेरा क्या आ गया, पूरे का पूरे सर्किल का इक्विलेटरल आ गया है। अब मुझे क्या निकालना है, इसके बीच में से सर्किल जो है इन सर्किल जो है उसका एरिया और निकाल देना है। मींस ये सर्किल का मुझे रिमूव करना है। अब ये सर्किल रिमूव करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, पहले क्या पता होना चाहिए, इसका इन रेडियस पता होना चाहिए। मींस ये जो मेरा रेडियस है सर्किल पता करने के लिए किसका क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। और इस इक्विलेटरल का मुझे क्या पता होना चाहिए, अब ये रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस पता होने के लिए जैसे कि तो रेडियस का फॉर्मूला होता है क्या आएगा, इन रेडियस, इसे क्या कहते हैं हम, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में जो सर्किल के ट्रायंगल के अंदर जो सर्किल बनता है उसे क्या कहते हैं हम, इन रेडियस कहते हैं। और इन रेडियस इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इन रेडियस इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो a/√3। सही है, ये क्या है हमारा रेडियस है, मींस ये वाली साइड। तो ए क्या है मेरी, ए क्या है साइड, तो साइड क्या है मेरी, साइड क्या है 6। तो 6/2√3। तो यहाँ से अगर मैं 6 को इसे रिमूव करता हूँ तो मेरी रेडियस क्या बचती है, रेडियस क्या है मेरी 3/3√3। 3/√3 मेरी रेडियस है। सही है ये। अब मुझे क्या निकालना है, पूरा सर्किल निकालना। तो एरिया ऑफ सर्किल, मुझे रेडियस r मुझे पता चल गई है। सो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ सर्किल निकाल सकता हूँ। एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा πr²। सो पाई इंटू r क्या है मेरा 3/√3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या होगा पाई इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/√3 का स्क्वायर कितना होगा 3। सही है, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। सो 9 से अगर मैं 3 को रिमूव करूंगा तो क्या बचेगा मेरा 3। सो यहाँ पर क्या आ गया है मेरा एरिया ऑफ सर्किल क्या है मेरा 3 पाई। एरिया ऑफ सर्किल क्या आ गया है मेरा 3 पाई। अब तो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इस पूरे का एरिया क्या है मेरा √3 वो 9√3 और इसका सर्किल का जो एरिया है, बीच वाले सर्किल का जो एरिया है वो आया मेरा 3 × 3 पाई। सही है। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है ये जो मेरा ब्लैक मतलब शेडेड रीजन है। शेडेड रीजन क्या मतलब जो इक्विलेटर पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में से सर्किल माइनस कर देना है। सो मुझे 9√3 में से 3 पाई माइनस करना है। सो मैं इसे कहाँ पर, इसे साइड में, इसे मैं चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर नहीं, मैं इस जगह पर लिख देते हैं हम यहाँ पर। क्या हमें क्या करना है अब शेडेड रीजन निकालने के लिए, शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या होगा मेरा, शेडेड रीजन निकालने के लिए 9√3
9√3 माइनस 3 पाई। सही है। अब यहाँ पे देखो मेरा आंसर तो इसमें नहीं गिवन है। सही है, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन है ये तो मेरे सारे पॉइंट हुए हैं और उनमें गिवन है। सो मुझे यहाँ पर निकालने के लिए अब मैं इसका आगे क्या कर सकता हूँ, इसका आगे देखो मैं कुछ अगर निकालूंगा तो मुझे पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। सो पाई की वैल्यू वैसा होती क्या है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है पाई की वैल्यू। सही है, ये याद होती है। वैसे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जब क्वेश्चन हमारे ये हमारे पाई की या रूट की वैल्यू यहाँ पर गिवन होती है जब क्वेश्चन हमारा पुट करने की जरूरत पड़े, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारी कहीं पे भी गिवन नहीं है। और √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है क्या कि 1.732। सही है, यह हमारी √3 की वैल्यू होती है। अब इसे मैं कैलकुलेटर से देखो, हम जैसे कैलकुलेटर से या किसी से भी डिवाइड कर लेते हैं, इसे डिवाइड करेंगे हम क्या होगा 9 × 1.732, ये क्या आया मेरा 15.8 माइनस। और यहाँ पर जब मैं 3 में से 3 को रिमूव करूंगा 3 × 3.14 तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा 9.42। अब इन दोनों में से मैं अगर यहाँ पर हम इसे रिमूव करते हैं यहाँ पर तो मेरा क्या आंसर आ रहा है, मेरा लगभग 6.33 समथिंग आ रहा है 38। सो इसके पास में मतलब ये क्या आ रहा है मेरा, एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता क्योंकि एग्जैक्ट तो मेरे पास वैल्यू ही नहीं है, मैंने सपोज करी है ये वाली वैल्यू होती है। सो ये इसमें मेरा ऑप्शन के मतलब मेरे अप्रोक्स में इसके पास में कौन सा ऑप्शन है मेरा, देखो यहाँ पर इसके 6.15 यही सबसे पास में यही ऑप्शन है ना, तो यही मेरा आंसर होगा, इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सही है, 6.15। तो ये यहाँ पर क्योंकि ये हमारा इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने उल्टा, क्योंकि हमने ये सपोजिशन करी है, सपोज करी है वैल्यू हमारी गलत भी सपोज में मतलब ये 3.15 और हमारे एग्जैक्ट वैल्यू सपोज नहीं करी है। तो इसका जो अप्रोक्स में आंसर आ रहा है, अप्रोक्स में क्या है हमारा 6.15 इस क्वेश्चन का आंसर है। सो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे है। इसे क्या कहते हैं, ये पढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन को। शीला परचेज 2 वेराइटीज ऑफ एप्पल। शीला ने 2 वेराइटीज के एप्पल खरीदे। कौन से, एक तो ए टाइप के और एक बी टाइप के, मतलब एक ए वेराइटी के और एक बी वेराइटी के। फॉर द टोटल ऑफ कितने रुपए के, मतलब दोनों की प्राइस जो कॉस्ट पड़ी उसे कितने की पड़ी 2800 की। सही है, इनकी जो कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है 2800 है। द वेट इन केजी, जो हमारा मतलब पर के वेट जो केजी में आया है ऑफ ए एंड बी परचेज बाय शीला आर इन द रेशियो 5:8। मींस अगर उसने एक को ए रेशियो, मतलब ये क्या है हमारा कि अगर उसने खरीदे हैं, अगर कितने 5 केजी ये खरीदे हैं तो बी कितने खरीदे हैं 8 केजी खरीदे हैं। सही है, मींस इसका यही हुआ ना, क्या हुआ, क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर मैं, क्योंकि हमारा रेशियो में तो मैं यहाँ पर ले लेता कि ये कितना, अगर इसने एक एप्पल ए टाइप के एप्पल अगर 5 केजी खरीदे हैं तो बी टाइप के कितने 8 केजी खरीदे हैं। सही है, एक्स मैंने आगे को लगा लिया है। अगर इसने ये 10 किलो खरीदे हैं तो ये इसने 16 किलो खरीदे होंगे। सही है, यहाँ से हमारा ये हो गया। अब इसके बाद आती है हमारी दूसरी लाइन, बट द कॉस्ट प्राइस पर केजी ऑफ ए इज 20% मोर देन डेट ऑफ बी। मीन्स जो बी का जो बी वेराइटी की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी 20% ज्यादा है किससे, ए से। सो मतलब ये वाले जो एप्पल हैं ये एप्पल महंगे हैं, कितने 20% एप्पल महंगे हैं। सो अगर ये वाले एप्पल अगर 100 रुपए के हैं तो ये कितने के हैं 120 रुपए के हैं। सही है, और 120 रुपए के हैं। सो यहाँ पर मैं y लगा देता हूँ। सही है, इस वेराइटीज के साथ। सो क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, सो जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती तो हम क्या लगा लेते हैं, क्या हम दूसरा एक अपना वेरिएबल लगा लेते हैं। अगर यहाँ पर ये हमारा रेशियो ये तो सेम है, यहाँ पर अगर ये 120 के है तो ये मतलब इसके 20% ही हमेशा ये वाली वैल्यू जो आएंगी हमेशा 20% ज्यादा आएंगी। जैसे कि अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, यहाँ पर अगर 5 और ये 6, 20 से अगर रिमूव कर देता हूँ तो ये क्या होंगे 6 मेरा 6 5 पर इसका 20% ज्यादा है। सही है, सो मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिख दूंगा मैं इसे 6y और यहाँ पर क्या बचा मेरा 5y। सही है, तो यहाँ पर हो गया है। देखो पहले क्या कह रहा था हमारा कि ए और बी ने दोनों टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी 2800 की है, और द वेट इन केजी, मतलब जो उन्होंने केजी में वेट खरीदा है ए और बी का, जो भाई शीला ने कितने का, कि अगर 5 केजी एप्पल ए खरीदे हैं तो 8 केजी ये वाले खरीदे हैं। और बट द कॉस्ट प्राइस जो है ए की वो ज्यादा है, 20% ज्यादा है, किससे 20 है। सही है, सो अब देखो यहाँ पर इसका वेट हो गया।
अब किसी भी सामान का अगर आपको वो निकालनी हो, इसकी टोटल अमाउंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं कि मैंने कोई सामान खरीदा, 5 किलो सामान खरीदा और वो अगर 10 रुपए का है, जैसे कि अगर उसका प्राइस अगर 10 रुपए है तो वो क्या होंगे 5 × 10 करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों की, सो कितना होंगे 50 रुपए का सामान हो जाएगा मेरा टोटल। सही है, 50 रुपए का। सो ये मेरा वेट हो गया है और ये मेरा इसका अमाउंट हो गया है। सो मैं यहाँ पर इसका अगर टोटल अमाउंट निकालूंगा, टोटल अमाउंट कितना होंगे मेरे, टोटल अमाउंट कितना होंगे यहाँ पे 30xy। सही है, और यहाँ पर कितना होंगे 40xy। सही है, और इन दोनों का जो सम है वो इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का टोटल अमाउंट कितना है 2800। सो प्लस लगाकर यहाँ पर 2800। सही है, ये आ गई बात समझ में। कैसे यहाँ पर हमारा 2800 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इसका जो अमाउंट या ये टोटल अमाउंट कितने का खरीदा मैंने और ये टोटल कितने का खरीदा, इन दोनों का जो सम है और टोटल अमाउंट उसने कितना पे करा 2800। सो ए टाइप के इसने इतने रुपए के खरीदे, बी टाइप के इतने, और टोटल कितने के खरीदे 28 के। सो मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर, इन दोनों को प्लस करेंगे हम 70xy इक्वल टू 2800। 70 को 2800 से कैंसिल आउट करेंगे तो हम क्या बचेगा 10 से 10, 7 से अगर 8 काटेंगे तो हमारा 40। सो एक्स वाई की वैल्यू क्या है मेरी 40 रुपीज। 40। अब तो मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस अगर ऑफ ए की निकालनी, ए की टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ए अमाउंट मतलब ए टाइप के एप्पल अगर मैंने कितने रुपए के खरीदे, सो ये मेरे इतने के ए टाइप के खरीदे, सो मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एप्पल निकालूं मैं, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टाइप एप्पल, ए टाइप एप्पल, तो क्या आएगी मेरी, क्या होगी मेरी 30 × 40। सही है, एक्स वाई की वैल्यू में 30 की जगह, एक्स वाई की जगह पर मैं 40 लिख दिया मैंने। सो कितने के होंगे मेरे ये 1200 रुपीज के। मीन्स ये वाले एप्पल जो है मेरे ए टाइप के एप्पल मैंने 1200 रुपीज से खरीदे। सो बाकी अमाउंट के कितने खरीदे होंगे मैंने 1600 के। जैसे आप यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बी एप्पल की निकालेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे, मैं कैसे निकालूंगा, देखो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बी टाइप एप्पल कितने हैं मेरे, बी टाइप एप्पल कितने हैं, देखो 40 इंटू, और यहाँ पर ये जो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 40, सो ये कितना है मेरा 1600। सही है, तो 1200 और 1600, तो 1200 और 1600 कितने मिल गए होगा 2800। अब इन्होंने कहा है कि इतने रुपए के तो खरीद लिए। अब यहाँ पर पूछा है शीला ने सेल कर रहा है ए टाइप के, ए और बी एप्पल विद ए प्रॉफिट ऑफ कितने का, मतलब ए टाइप के एप्पल जो इसने बेचे कितने के 15% प्रॉफिट से, और बी टाइप के एप्पल कितने के बेचे 10% प्रॉफिट से। व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट इन रुपीज। सही है, सो ये जो यहाँ पर जो 1200 है इसको कितने रुपए का बेचा इसने 15% प्रॉफिट पे बेचा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब जब मैंने प्रॉफिट लॉस बताया था आपको, किसी का बताया था कि जब मेरा प्रॉफिट होता है तो मैं क्या करता 1 प्लस और कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है 15%, 15/100, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी 1200, तो ये क्या निकल जाता है मेरी सेलिंग प्राइस। सही है, ये सेलिंग प्राइस निकल जाएगा किसका, ए का। तो यहाँ पर कितना सेलिंग प्राइस आएगा मेरा, जैसे इसे मैं इससे डिवाइड करता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या बचेगा मेरा 115/100 इंटू कितना 1200। सही है, तो 1200 से 12 0 कैंसिल आउट करेंगे। अब इसे 15 की अगर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा मेरा 115 की, अगर 15 पंजे 60 का 0, 86, 15 12 का मतलब 80, 81, 12 का 12 1 13, तो ये कितना आएगा मेरा 1300। मतलब इतने सारे ए टाइप के एप्पल कितने रुपए के बेचे होंगे सारे 60 से कितने के 1380 रुपए के। सही है, और 1380 में से अगर इसे फायदा कितने का हुआ है 1200 के तो खरीदे थे इसने, तो इसे फायदा कितने का हुआ है मेरा 180 रुपए का। सो ए टाइप के एप्पल में से कितने का फायदा हुआ 180 रुपए का, और बी टाइप के एप्पल में निकाल लूँ मैं वैसे ही, बी टाइप के एप्पल में निकालूंगा कितना 10% प्रॉफिट, तो इसका जो है मुझे 10% प्रॉफिट हुआ है। 10% प्रॉफिट कितना होगा 1600 का 10% कितना होता है मेरा 160, 160। सही है, 160 रुपीज का फायदा हुआ होगा इसे। सो 160, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे हम तो टोटल हमारा टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा कितना 0 का 0, 84, और यहाँ पर 1 इधर जाएगा तो हमारा 1, तो इसे टोटल प्रॉफिट कितना का हुआ है, मतलब टोटल प्रॉफिट पूरे का पूरा बेचने के बाद कितना का हुआ है 340 रुपीज का। ये कौन सा ऑप्शन है इसका आंसर होगा।
सही है। क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ए पर्सन कैन कंप्लीट ए जॉब इन, एक पर्सन है जो कंप्लीट कर लेता है अपनी जॉब कितनी 120 डेज में। ही वर्क अलोन इन डे 1, और वो पहले दिन जो है वो अकेला काम करता है, सही है। सो वो पहले दिन अकेला काम करता है। ऑन डे 2 ही ज्वाइन द अनदर पर्सन टू कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द जॉब एग्जैक्टली, जो जिसके एफिशिएंसी मींस वो अगला पर्सन जो है वो भी उस काम को अगर वो अकेला करे तो वो कितने देर में करेगा 120 डेज में करेगा। सो अगले दिन वो कितने, अगले दिन एक वो और एक वो उसके साथ ज्वाइन हो गया, तो अगले दिन दूसरे दिन डेथ प्रूफ है वो कितना काम कर रहे हैं, दो लोग काम कर रहे हैं, सही है। और डे 3 पे ही ज्वाइन द अनदर पर्सन विद एन इक्वल एफिशिएंसी, मतलब डे 3 पे वो कितने हो गए, कितने पर्सन हो गए, 3 पर्सन हो गए। और कितना, और ऐसे ही वो लाइक दिस एवरी डे न्यू पर्सन विद द सेम एफिशिएंसी ज्वाइन द वर्क, हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, सही है। मींस कि अगर हमें अब क्या करना है, ये हमें वो निकालना है। मींस अगले देखो ये डे 1 पे हमारा अकेला पर्सन काम कर रहा था, डे 2 पे 2 पर्सन हो गए, डे 3 पे 3 हो गए, डे 4 पे 4 हो गए, डे 5 पे 5 हो गए। मींस मतलब ये हर दिन एक नया पर्सन जुड़ता जा रहा है हमारे काम के साथ, मतलब हम जैसे काम कर रहे हैं तो उनकी सबकी एफिशिएंसी जो है सेम है। अब मुझसे कहा गया है कि, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये किसका वर्क, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। सो अगर एक पर्सन अगर वो एफिशिएंसी से काम करे तो वो कितने दिन में करेगा 120 डेज में। सो मैं सपोज करता हूँ जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है मेरा 120, सही है। टोटल वर्क कितना है 120 यूनिट लगा दीजिए आप चाहे, सही है। तो टोटल वर्क कितना मेरा 120 है। अब पहले दिन एक दिन काम कितना हुआ है मेरा 1, और दूसरे दिन कितना हुआ है 2, मतलब 2 यूनिट काम हुआ है। तीसरे दिन कितना काम हुआ है 3 यूनिट काम हुआ है, 3 लोगों ने काम करा तो पूरे दिन में 3 यूनिट कंप्लीट कर लिया होगा। अब चौथे दिन कितने 4 यूनिट काम कंप्लीट हुआ है, पांचवें दिन 5 यूनिट काम कंप्लीट हुआ है। सो अगर मैं इन सबका प्लस करूंगा यहाँ पर प्लस करता रहूंगा, और यहाँ पर ऐसे ही करते यहाँ पर n तक, सही है। मींस n जहां तक ये काम कंप्लीट हो जाए। सो इक्वल टू किसके इक्वल आ जाए मेरा 120 के, सही है। ये काम कब तक करते रहेंगे ये सारे के सारे, मतलब ये सारी पहले दिन 1 यूनिट बनाई, अगले दिन दो लोग थे 2 यूनिट बनाई उन्होंने, और अगले दिन 3 यूनिट, 3 पर्सन थे उन्होंने 3 यूनिट बनाई। ऐसे ही मिला करके सारी यूनिट को जोड़कर ये कितनी हो जाए 120 यूनिट हो जाए। सो और ये देखेंगे अब, तो ये हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसे कैसे सोल्व करते हैं। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो उसके बाद ये काफी आसान हो जाते हैं। जैसे कि अब आप चेक करेंगे यहाँ पर, ये क्या है मेरा 1 2 3, ये क्या है मेरा एक नेचुरल नंबर है, और कहाँ तक है n तक। n क्या है मुझे ये नहीं पता, लेकिन तो n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है मेरा n प्लस 1 अपॉन 2, सही है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है मेरा n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये इन सबका सम n डिजिट तक सम इनका क्या होगा n प्लस 1 अपॉन 2। ये क्या होंगे, ये किसके इक्वल होंगे मेरा 120 के, सही है। यहाँ पर इन सबको सम करके क्या आया मेरा n प्लस 1 अपॉन 2। अब तो मैं यहाँ पर इसे 2 की इधर मल्टीप्लाई करा देता, n प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 240, सही है 240। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे 2 नंबर, या तो देखो या तो यहाँ पे मैं हिट एंड ट्रायल लगा लूँ, वरना अगर हिट एंड ट्रायल मुझसे अगर नहीं लगता तो मुझे यहाँ पर क्वाड्रिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। अगर हिट एंड ट्रायल लग जाए तो अच्छा है। जैसे कि हिट एंड ट्रायल क्या होगा, हिट एंड ट्रायल में यहाँ पर हिट एंड ट्रायल दोनों का चेक करना होता है। वैसे ज्यादातर जो अप्लाई होता है वो यहाँ पर ये होगा कि देखो ये जो नंबर है, ये नंबर किस किस के स्क्वायर रूट के बीच में है। जैसे कि आप चेक करोगे तो क्या होगा मेरा एक, तो मेरा 21, तो वैसे आप ये चेक करना होता है, ये भी नहीं जरूरी नहीं कि सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन मोस्टली केस में हो जाता है सेटिस्फाई। कि अगर एक में 15 का स्क्वायर करता हूं तो 15 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 225 के बीच में, और किसके, और इससे एक, तो इससे एक इस डिजिट से कम, और अगली क्या होगी मेरी 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। सो ये जो डिजिट है मेरी इसके 15 के स्क्वायर के और 16 के स्क्वायर के बीच में है। सो ये क्या होंगे, इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा क्या आता है, देखो जैसे अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो बनता है वो इसी चीज पे बनता है।
सही है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या बनेगा हमारा 15 इंटू 16। आप जैसे कैलकुलेटर में 15 इंटू 16 करेंगे हम तो क्या होता है मेरा 240 होएगा। सही है। सो 15 और 15 प्लस 1 इक्वल टू 240। सही है। सो मेरी एन की वैल्यू कितनी आई, मतलब ये कितने दिन तक काम चला। यहाँ पर जैसे इन्होंने 5 यूनिट करा, फिर 6 करा, फिर 7 करा, ऐसे करते करते एन कहाँ तक आया है मेरा 15 तक। सही है। एन कहाँ तक आया है मेरा 15 तक। सो इसका जो ये मेरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा 15 डेज में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिस्टर जोस बोट सम एग। मिस्टर जोस ने कुछ एग खरीदे। लेट हम आफ्टर ब्रिंगिंग द एग्स होम शी फाइंड आउट, तो उसने पाया कि क्या 2 एग टू बी रोटन एंड थ्रो देम अवे। सो यहीं पे हम देखो जब ये हम ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन पढ़े तो इसमें क्या कर लेते हैं हम शुरुआत में ही हम सपोज कर लेते हैं लेट मिस्टर जोस ने क्या है, मिस्टर जोस ने एक्स एप्पल बोट करे थे, मतलब एक्स एग बोट करे हैं, मतलब खरीदे हैं। सही है। लेट मिस्टर जोस बोट एक्स एग, ये सॉरी बोट पहले लिखा जाएगा, बोट एक्स एग्स। सही है। अब इसके बाद यहाँ पर देखा हमने क्या है कि उन्होंने खरीद लिए। आफ्टर ब्रिंगिंग द एग होम, जब वे घर पर लेकर आए, ही फाउंड 2 वर रोटन, मतलब कि उनमें से 2 एग जो है, मतलब ये जो एक्स एग खरीदे थे इनमें से 2 जो है खराब है और उन्होंने 2 जो है वे फेंक दिए हैं। सो तो मतलब मीन्स क्या बचे मेरे, अब एग कितने बचे होंगे x माइनस के 2। सही है। ये एक बचे होंगे मेरे। अब एंड देम अवे। अब इसके बाद आया ऑफ द रिमेनिंग एग, जो बचे हुए एग है, बचे हुए कौन से, ये बचे हैं ना x माइनस 2। ही पुट 5/9, इसका जो है उसने 5/9 जो है हमारा x रेग का x ए कितने एग जो है बचे हुए एग है इनका 5/9 जो है मेरा 5/9 इन हिज फ्रिज। ये वाला पार्ट उसने किस में रख दिया है, फ्रिज में रखा है। सही है। और एंड ब्रिंग द रेस्ट, जो बचे हुए हैं टू हिज मदर हाउस। सो जो बचे हुए कितने होंगे, जब 5/9 यहाँ पर रख दिए तो बचे कितने होंगे 4/9 बचे होंगे। 4/9 ऑफ x माइनस 2 किसके यहाँ पे गए हैं, उसके मदर हाउस में। सो मदर हाउस के लिए मैं MH लिख लेता हूँ। सही है। और शी कुक 2 एग, इसमें से जो इतने मदर हाउस में जो पहुंचे हैं इनमें से 2 एग जो है उन्होंने पका लिए हैं, मतलब बनाए हैं। 2 एग उन्होंने बनाए हैं। इसमें से कितने जो ये एग यहाँ पर गए थे इसमें से इन्होंने 2 एग को माइनस कर दूं मैं। सही है। तो और देन पुट द रेस्ट इन फ्रिज, मींस जो इन्होंने इसमें से जो हमारा 4th 9th जो मदर हाउस में लेके गया था उसमें से उन्होंने मदर हाउस में से 2 एग बना लिए हैं। और 2 एग बनाने के बाद जो बचा, ये जितना भी पार्ट बचा वो सारा उन्होंने कहां पर रख दिया, फ्रिज में रख दिया। सो ये वाला पार्ट, ये एक तो फ्रिज में पहले, ये तो 5/9 तो पहले से ही रखा था और ये वाला 2 एग कम होने के बाद इसमें कितना, ये और फ्रिज में आ गया। सो यहाँ पर क्या है, ये इन दोनों को प्लस कर दूंगा मैं टोटल फ्रिज में निकालने के लिए। ये अब मेरा टोटल क्या है, फ्रिज के अंदर इतने एग रखे हैं। सही है। अब इफ हर फ्रिज, ये जो उसका फ्रिज है, कैन नॉट होल्ड मोर देन 5 एग। सो ये जो एग है, मतलब ये जो हमारा इनका जो फ्रिज है इसमें कैन नॉट एग मोर देन 5 एग्स। तो यहाँ पर जैसे ये इन दोनों फ्रिजों का मतलब, अब इसका क्या होगा, ये वाला जो है 5 एग से ज्यादा नहीं रख सकता। सही है। मतलब 5 से कम ही होंगे इसमें। सो 5 से कम होने के लिए मैं इधर से ऐसे लगाऊंगा, ये वाले जितने भी एग होंगे ये कितने होंगे मेरे, मोर देन 5, मतलब ये कैन नॉट होल्ड मोर देन 5। तो ये वाले जो एग होंगे ये कितने, हमेशा 5 से कम होंगे दोनों मिलाकर। सो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एग बोट बाय मिस्टर जोस। सही है। तो अब हमें यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालेंगे हम। कैसे निकलेगा अब हमारा, यहाँ से अब हम निकालते हैं, जैसे चेक करेंगे अब हम। देखो तो मैं इसे लिख लेता अपनी एक इक्वेशन में 5/9 x/2 प्लस 4/9 x/2
और क्या होगा माइनस के 2, ये इज लेस देन किससे 5 से। सही है, तो यहाँ से माइनस के 2 में इधर से इधर ले आऊंगा प्लस, इधर से जब मैं इधर इसे इधर ले आता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं इसे रिमूव करके यहाँ पर लगा देता, इसे क्या ये हो जाएगा मेरा लेस देन 7, माइनस के 2 मैंने उधर ले गया हूँ। अब यहाँ पर इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 5/9 और 4/9, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 9/9 और x/2। सही है, इज लेस देन किससे 7 से। अब ये 9 से 9 कैंसिल आउट होएगा, सो मेरा क्या आएगा x माइनस के 2 किससे लेस देन है 9 से। सही है, वो सॉरी 7 से। सही है, 7 से। अब यहाँ पर जो -2 है ये मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। सो ये क्या होगा x जो मेरा लेस देन है किससे 9 से। सही है, सो मैक्सिमम वो मैक्सिमम कितने पर ले जा सकता है मेरे, ज्यादा से ज्यादा मोर देन, ये हमारा जब हमारा देखो मोर देन के नोट होल्ड मोर देन सॉरी मैंने यहाँ पर वो लगाया नहीं, मोर देन में जब हम मोर देन की बात करते हैं तो हमारा इक्वल टू साइन भी आता है, मतलब इतने तो रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं रख सकता। सही है, मतलब कैन नॉट होल्ड मोर देन 5 एग, मतलब 5 एग तो रख सकता है लेकिन 5 से ज्यादा नहीं रख सकता। सही है, तो यहाँ पर मैंने ये शुरुआत में गलती कर दी, यहाँ पर इक्वल लेस देन मोर देन और इक्वल टू साइन लगाए होंगे। सो ये सब ज्यादा से ज्यादा कितने एक रख सकता है, कितने एक खरीदेगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे ज्यादा से ज्यादा 9 एक खरीद सकता है। सो इसका आंसर मेरा 9 इसका आंसर हो जाएगा। सही है, सो ये वैसे क्वेश्चन खाली बस एक ही लाइन मैंने इतना समझाने के चक्कर में लगा दिया, वरना 2 लाइनों में इसका आंसर आ जाएगा आराम से। क्वेश्चन करते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, टेप ए कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर्स। मीन्स एक हमारा टेप ए है तो वो कितने आवर्स में भर देता है हमारा टैंक को 20 आवर्स में। ए कितने आवर में भर रहा है 20 आवर में, और बी कितने आवर्स में भर लेता है उसे, अगर अकेले भरे तो बी अकेले कितने आवर्स में भर देता है 25 आवर्स में। सही है, यहाँ पर 25 आवर्स में, और बट सी कैन एम्प्टी ए फुल टैंक इन 30 आवर्स। सो सी जो है हमारा, सी जो है वो क्या कर रहा है एम्प्टी कर रहा है, ये दोनों हमारे भर रहे हैं, तो भरने के लिए जब हमारे फिल कर रहे होते हैं तो हम प्लस लगाते हैं, और जब हमारे माइनस जब सब्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं मतलब क्या एम्प्टी कर रहा होगा तो हम माइनस लगा देते हैं -30। सही है, आप मतलब ये हमारा 30 घंटे में हमारा ये पूरा का पूरा भरा हुआ टैंक खाली कर देगा। सो अब जब हमारे यहाँ पर आ जाए तो इन पाइप की एफिशिएंसी निकालने के लिए, क्योंकि ये तीनों ही पाइप है, अब इन तीनों पाइपों की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम तीनों का इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा हमारा तीनों का एलसीएम क्या होगा 20 का और 25 का और 30 का। जैसे कि हम 5 से लेंगे तो 4 5 और 4 5 6, 2 लेंगे हम यहाँ पर 2 3 5 और 2 लेंगे फिर तो 1 5 3 फिर 3 और यहाँ पर 5 5 या 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 60 पंजे 300। सो हमारा जो इन तीनों का एलसीएम आएगा वो आएगा 300। जो 300 को क्या ले लेंगे हम, टोटल वर्क हमारा कितना है 300, जो हमारा इनका तीनों का एलसीएम आ रहा है उसे ही हम क्या ले लेंगे अपना वो टोटल वर्क ले लेंगे। सो जब ये 20 आवर्स में इसे पूरा भर रहा है, जब ये 20 आवर्स में पूरा भर रहा है तो एक घंटे में कितना भरेगा, 1 आवर्स में कितना भरेगा, 1 आवर में कितना भरेगा 15 लीटर। सही है, ये सपोज कर लीजिए कि हमारा 300 लीटर का टैंक है और वो एक पाइप है, वो पाइप उसे 20 घंटे में फुल कर रहा है। सो वो एक घंटे में कितना 15 लीटर फिल करेगा, जब भी तो 20 घंटे में पूरा कर पाएगा। अब एक टैंक है, एक टैंक हमारा 25 लीटर फिल कर रहा है, मतलब 25 घंटे में फिल कर रहा है 25 आवर्स में। सो वो कितने आवर्स में इसे इसका वो क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 और हमारा 2। सही है, ये हमारा 12 आवर में पूरा कर देगा। सही है, मीन्स हमारा 12 आवर में ये 12 आवर में फुल कर देगा। मतलब ये हमारा टाइप बी जो है, टाइप बी हमारा 12 लीटर एक घंटे में 12 लीटर भर रहा है पानी, एक घंटे में मतलब 12 लीटर पानी भर रहा है, और 25 घंटे में पूरा 300 लीटर भर देगा। अब ये जो टैंक हमारा टैंक सी, ये क्या कर रहा है, निकाल रहा है पानी। सो ये निकाल रहा है मतलब कि यहाँ पर ये कितना एक घंटे में कितना निकाल रहा है 30 लीटर, मतलब 10 लीटर पानी। एक घंटे में 10 लीटर निकालेगा तो 30 घंटे में कितना 300 लीटर निकाल देगा, पूरा खाली कर देगा। अगर मेरा टैंक पूरा 300 लीटर का भरा हुआ होगा तो ये एक घंटे में अगर 10 लीटर निकालेगा तो पूरा मेरा 330 घंटे में पूरा का सारा खाली हो जाएगा मेरा। सही है, सो मुझे एक घंटे की इनकी एफिशिएंसी पता चल गई, एक टाइप ए कितना भरता, मतलब पाइप ए कितना भरता, पाइप बी कितना भरता और पाइप सी। अब इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो कहां से, अब हमारा आगे क्वेश्चन आता है यहाँ से। सही है, विद ए, देखो यहाँ से
स्टार्टिंग विद ए फॉलोड, मतलब ये जो हमारा टैंक है फिल करने के लिए ए जो है हमारा पाइप पहले घंटे में हमारा ए खुलेगा, फिर फॉलोड बाय बी एंड सी, एंड ईच स्टेप इज अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर पीरियड टिल द टैंक गेट फिल्ड अप कंप्लीटली। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहले घंटे में खाली ए पाइप खुला हुआ होगा, सेकेंड आवर्स में जो मतलब दूसरा घंटा आएगा उस घंटे में खाली पी पाइप भरा हो, बी खुला हुआ होगा, और थर्ड घंटे में हमारा कौन सा होगा, खाली सी पाइप खुला हुआ होगा। फिर जो हमारा फोर्थ घंटा आएगा, मतलब फोर्थ आवर आएगा, उसमें फिर हमारा ए खुला हुआ होगा, फिर इसमें फिर हमारा बी खुला हुआ होगा, और फिर जो हमारा 6 आवर आएगा उसमें फिर हमारा सी पाइप खुला होगा। इनमें खाली ए फर्स्ट आवर में ए खुला होगा, इसमें बी, इसमें की, इसमें डी, ये हमारा अल्टरनेटिवली ये कह रहा है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि ये सारे के सारे बनने के बाद ये हमारा पूरा का पूरा 300 कितने घंटे में फिल कर देगा। सही है, सो ये हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पर ये पहले आवर्स में कितना भर रहा है, पहले आवर में कितना भर देगा, अगर 1 घंटा जब ये पाइप ए खुला रहेगा तो कितना भरेगा मेरा 15 लीटर। अब जब ये दूसरा घंटा बी खुला रहेगा तो बी कितना भरेगा 12 लीटर। सही है। अब यहाँ पर जो तीसरा घंटा आएगा, तीसरे घंटे में आप चेक करेंगे, तीसरे घंटे में कौन सा, ये 10 लीटर रिमूव कर देगा, मतलब 10 लीटर ये आप क्या करेगा, जो भरा हुआ होगा इनमें से, इन दोनों ने जो भरा होगा इनमें से 10 लीटर ये निकाल देगा। सही है, 10 लीटर ये निकाल देगा। सो यहाँ पर इसका क्या आएगा, मीन्स मेरे 3 आवर्स के अंदर अगर मैं चेक करूंगा तो 3 आवर्स के अंदर कितना पानी, उसके बाद 3 आवर्स के बाद कितना पानी बचा मेरा, क्योंकि ये 3 आवर, फिर आगे को भी देखो यही 3 चलेंगे, फिर आगे को भी यही सेम चलेगा। सो 3 आवर्स में वो कितना 17 लीटर पानी भरेंगे, मतलब 3 घंटे के अंदर खाली 17 लीटर पानी भरा गया है। सही है, मेरे टैंक के बाद अगर मैं 3 घंटे बाद देखूंगा तो मेरा कितना 17 लीटर पानी भरा हुआ होगा। अब उसके बाद मैं चेक करता हूं अपना। सो यहाँ पर अब मुझे भरना कितना है, 300 भरना है, और अभी मेरा 17 लीटर भरा गया है। सो मैं इसके लिए यहाँ पर कितने से 17 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 17 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये क्या होगा 51 आवर्स में कितना 289 लीटर पानी भर देंगे। सही है, मतलब कि 51 घंटे में ये इतना लीटर पानी भरा जाएगा मेरा। अब बचा कितना मेरा 11 लीटर। अब 51 घंटों के बाद मतलब जो अगला आवर्स आएगा, मतलब ये तो 3 का आवर चल रहा है। अब इसके बाद जो मतलब 52वां घंटा होगा, मतलब 52वां आवर्स होगा, 52वां घंटा होगा, 52 आवर्स होंगे, उस वाले आवर्स में कौन सा पाइप खुला होगा, ए खुलेगा। सही है, ए खुलेगा। अब जो भरना कितना है मुझे, ए मतलब भरना कितना है 11, बचा कितना है 11 बचा है, और मेरा 11 बचा है, और ए कितना भर सकता है 15। सो मेरा इसका आंसर क्या होगा, देखो कितने घंटे में फिल हो जाएगा 51 आवर, और 11 मुझे भरना है, बचा भर कितना सकता है ए 15, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। सही है, ये कौन सा ऑप्शन मेरा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। सही है, बस ये समझाने में लगाया, वरना इस क्वेश्चन को करने में 1 से 1.5 मिनट इस क्वेश्चन को करने में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देयर वर 42 स्टूडेंट इन द हॉस्टल ड्यू टू एडमिशन ऑफ 13 न्यू स्टूडेंट्स ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द मेस इज इंक्रीज बाय 31 रुपीज पर डे व्हाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिश्ड बाय 3 रुपीज। व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। सो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम सपोज करेंगे कि जो क्या हम सपोज करते हैं कि लेट जो एवरेज एक्सपेंडिचर है, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 42 का क्या है वो x है। लेट एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 42 स्टूडेंट का क्या है वो 42 स्टूडेंट का क्या है x है। सही है, सो 42 स्टूडेंट का एक मतलब लेट एक्सपेंडिचर ऑफ 1 स्टूडेंट का क्या है x है। सो हमारा 42 स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर कितना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, मतलब टोटल खर्चा कितना होगा हमारा, वो 42 स्टूडेंट का कितना होगा, 42 स्टूडेंट का हमारा 42x। सही है, मतलब टोटल मुझसे जो टोटल ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछा है वो क्या है मेरा 42x है, मैंने सपोज कर लिया है। अब इसके बाद जो मेरे क्या है ड्यू टू एडमिशन की वजह से 30 न्यू स्टूडेंट बढ़ गए हैं। सो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए हैं, मीन्स 13 नए आने के बाद, सो 13 नए आने के बाद कितने हो गए मेरे
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए हैं मेरे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 55, तो 42 पहले ही थे और 13 और न्यू ज्वाइन हो गए हैं। सो द एक्सपेंस ऑफ द मेस, सो एक्सपेंस ऑफ द मेस जो है मेरा इंक्रीज हो गया है कितने से 31 से। अब पहले कितना मेस का एक्सपेंस था मेरा, कितना था, कितना एक्सपेंस था मेरा 42x था, अब मेरा 31 रुपीज पर डे, मतलब एक दिन का 32 रुपीज फिर बढ़ गया है। सो ये मेरा एक दिन का रजिस्टर इतना है। अब यहाँ पर क्या लिख लूंगा मैं 55 स्टूडेंट और टोटल एक्सपेंस पर डे ऑफ 55 स्टूडेंट का क्या हुआ है मेरा 40, देखो पहले जो था 42x था प्लस इसमें कितना बढ़ गया है 31 बढ़ गया है मेरा, सही है, ये हो गया है। अब इनके बाद वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनाइज का मतलब क्या है, घट गया है। जो एवरेज एक्सपेंडिचर है मेरा जो 51 का मतलब पर हेड का वो कितना घट गया है मेरा, x में से कितना, x में से 3 माइनस x हो गया है। सो अब यहाँ पर जो मेरा डिमिनाइज मतलब ये, अब ये इतना बढ़ने के बाद एक तो मेरा ऐसे लिख सकता हूँ इसे और एक ऐसे कैसे आएगा मेरा, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया है मेरा, अब कितना टोटल एक्सपेंडिचर हो गया है मेरा, एक दूसरा इसका तरीका लिखने क्या होगा 55 वो 55x माइनस 3, ये मेरा x माइनस 3 क्या हुआ है एवरेज हो गया, एवरेज जो तीन घटने के बाद। सो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर मुझे क्या x की वैल्यू निकालनी होगी 42x प्लस 31 इक्वल टू 55x माइनस 3, यहाँ पर क्या बस x की वैल्यू निकालनी है और हमारा आंसर आ जाए 42x प्लस 31 प्लस 55x प्लस वो सॉरी माइनस और 5 से 15 का 5 1 5 से 15 1 16 तो 165। अब यहाँ पर मैं इसे क्या करता हूँ, ये इधर ले आता हूँ और वो इधर, तो यहाँ पर ये जब इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 45 इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे 55 में से 45 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 13x और यहाँ पर ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, इधर जब प्लस होगा तो क्या हो जाएगा मेरा 6 5 और 1 6 और 6 और 1 9 और 1, सही है। सो x की वैल्यू क्या आई है मेरी, x की वैल्यू आ गई है मेरी 9 x की वैल्यू आ गई है मेरी 196 अपॉन 13, सही है, ये मेरी x की वैल्यू आ गई है। अब मुझसे क्या पूछा है टोटल ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या था मेरा 42x था, तो 42x था मेरा। अब मेरा तो x की वैल्यू आई है 42 इंटू 196 अपॉन 13। अब जब इनको यहाँ पर देखो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूँ इसे, जब हम इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, सबको इसे कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 666.66, ये हमारा ऑप्शन ए का इसका आंसर होगा, सही है। सो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हमारे 2025 में हमारे जितने भी PYQ क्वेश्चंस आए हुए थे वो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं क्वांट्स के, और एक हमारा CI और SI के ऊपर हमारा एक सेट आया हुआ था वो हमने LRDI सीरीज में अपना एक पूरा का, उसमें भी हमारे क्वांट्स के क्वेश्चंस है, मतलब क्वांट्स के ऊपर आए थे SI CI के क्वेश्चन, पूरा उसके ऊपर सेट आया था हमारा 5 क्वेश्चन थे उसके, हमने जब LRDI सीरीज करी थी हमने 2025 के LRDI सेट करा रहे थे हमने, उसमें वो हमारा से क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। सो आज जितने भी क्वेश्चन है, जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन थे क्वांट्स के, वो आज हमने सारे कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको इन किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो हमें आप DM कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप इसके डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पर कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आपके कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया हो, या कोई आप हमसे आगे कौन सा टॉपिक पूछना चाहते हैं, जैसा आज हमने बहुत सारे टॉपिक अभी कराए भी नहीं है, वो हमने एक्सप्लेन, उसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो अभी जो अब आपको नेक्स्ट टॉपिक हमसे कौन सा कराना है वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। सो आज का हम यही भी अपना बाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।